हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलता है, तो इसलिए फ्रेंड्स यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद राष्ट्रपति से जुड़े आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, जिसमें फ्रेंड्स ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का एक अध्यक्ष होगा जिसे राष्ट्रपति कहा जाएगा। दोस्तों, कार्यपालिका उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से मिलकर बनती है। क्लियर है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्लियर है? और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 78 में ये कहा गया है कि यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक और विधायी कार्यों या फिर मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दे। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 78 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां जैसे कार्यपालिका शक्ति, जिसमें उन्हें नियुक्ति की शक्ति प्राप्त होती है। नियुक्ति में वो पीएम यानी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, यूपीएससी के मेंबर और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। निर्वाचन मंडल बनाया जाता है जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा, दिल्ली एंड पुडुचेरी के राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा ले सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आपको समझ आ गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा कौन कौन लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेश की दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया जाएगा। अब एसटीवी यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है? दोस्तों, हम जैसे जनता के जैसे लोकसभा के सदस्यों को सीधा जनता द्वारा चुना जाता है, वहीं राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाता है, यानी इनडायरेक्ट वे में राष्ट्रपति को चुना जाता है। क्लियर है? राष्ट्रपति के लिए सांसदों और विधायकों को ही इसमें हिस्सा दिया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र यानी प्रिस्क्राइब फॉर्म में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की या फिर उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। मतलब भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है। वहीं अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें जैसे यूएसए के बारे में, तो वहाँ पर एक व्यक्ति या एक सदस्य मैक्सिमम 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति के लिए। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको नॉलेज थोड़ा सा भी नॉलेज मिल गया तो प्लीज़ चैनल को यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर इनकी अनुपस्थिति में भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तभी होगा अगर वह भारत का नागरिक हो। सेकंड में अगर वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। थर्ड में वह लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो। और फोर्थ में चुनाव के समय वह किसी भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। क्लियर है? एक पॉइंट और नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर केंद्र और राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लिया है। तो फ्रेंड्स मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लिया। तो 3 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद का लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जी संसद का लोकसभा और राज्यसभा के अलावा थर्ड अंग होते हैं। याद रखिएगा, हमारी संसद यानी पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये सभी मिलाकर संसद का निर्माण करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए, कितने फ्रेंड्स? 5 वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेंगे और वह अपने पद की समाप्ति के बाद भी उस पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी आकर उनका पद ग्रहण नहीं कर लेता। क्लियर है फ्रेंड्स? तो किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति के अगेंस्ट महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। क्लियर है? और फ्रेंड्स यह महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे हमारी संसद किससे मिलकर बनी होती है? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है? तो जिस भी सदन में यह महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है उससे पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देनी पड़ती है जिस पर उस सदन के सदस्य के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर जैसे राज्यसभा में ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है तो अगर 2/3 राज्यसभा की मेजॉरिटी द्वारा इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है तो यह प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा। क्लियर है? किस में जाएगा? लोकसभा में। वहाँ पर लोकसभा में राष्ट्रपति के आरोपों की जांच की जाएगी। अगर लोकसभा में भी यह 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा पास कर दिया जाता है तो फ्रेंड्स महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है
तथा इसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 से 7 बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के अनुसार चलाई गई है? तो अनुच्छेद 61 के अनुसार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? अमेरिका देश से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, तो एक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? तो कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है? 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति को, तो 4 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति राज्यों पर वित्तीय आपात लगाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यों पर वित्तीय आपात लगा सकता है। एक खुशी की बात यह है फ्रेंड्स कि भारत के किसी भी क्षेत्र या राज्य पर अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 356 की बात करें तो वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है। किससे? राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। किसके अकॉर्डिंग होता है फ्रेंड्स? आर्टिकल 356 के। अगर हम 352 की बात करें तो 352 में कहीं भी युद्ध, बाह्याक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपात को राष्ट्रपति आपात कहा जाता है। ऐसा फ्रेंड्स अभी तक 3 बार हो चुका है। एक बार 1962 में जब चीन के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, एक 1971 में जब पाकिस्तान के विरुद्ध हुआ था बांग्लादेश के निर्माण को लेकर, और एक 1975 में। क्लियर फ्रेंड्स? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो 3 आंसर होगा वित्तीय आपात के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति जी असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही रहता है। नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के अध्यादेश का जो प्रभाव होता है वो संसद के अधिनियम के समान होता है। क्लियर है? परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति जी राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, तथा जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त नहीं होती। कौन सी? अध्यादेश वाली। तो क्लियर है फ्रेंड्स? आशा करता हूँ आपको कुछ तो नॉलेज मिल रही होगी राष्ट्रपति के बारे में। और फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक आपके राष्ट्रपति से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी विषय में परामर्श ले सकते हैं, परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को वो मानने के लिए बाध्य नहीं होते। क्लियर है? तो आंसर 3 होगा, यानी 143। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 111 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय में उनके कोई कंफ्यूजन होती है तो वो अपनी जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? ऐसा अभी तक एक ही बार हुआ है, 1986 में संसद द्वारा जो पारित किया गया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर। उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति जी हमारे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति जी वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार हमने राष्ट्रपति को अच्छे से स्टडी कर लिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।